नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नॉटियालजी में। जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में किया था, तो हम यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरओ एंड एआरओ का। यहाँ पे हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरओ एंड एआरओ का, जिसमें लास्ट सेक्शन में हमने सॉल्व किया जो पेपर 2016 का पेपर था। और इसमें हमने लास्ट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे थे, जो लगभग कि हमारा 1 से लेकर और 79 क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो गए थे। इस वाले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम 80 टू 150 क्वेश्चन। और इसमें कुछ उत्तराखंड जीके से रिलेटेड है, उत्तराखंड जीके से रिलेटेड है। कुछ यहाँ पे रीजनिंग के, मैथ्स के एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनमें ट्रिक के हिसाब से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रीवी पर्स किससे संबंधित था? तो जो प्रीवी पर्स है वो क्या, आखिरकार प्रीवी पर्स क्या था, ये किससे रिलेटेड था? तो प्रीवी पर्स जो कहा जाता है, वो कहा जाता है उस टाइम जो राजा लोग थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा था, राजा लोग जो थे उनसे रिलेटेड था। उनको जो पेंशन दी जाती थी, क्योंकि जिस टाइम इंडिया में इनको मिलाया गया था तो उनके सामने एक कंडीशन रखी गई थी। कंडीशन ये रखी गई थी कि आपको इंडिया में आप मिलोगे, लेकिन उसके एवज में आपको यहाँ से जो आपको पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी भारत सरकार द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्व राजाओं को जो पेंशन दी जाती थी, उसके लिए एक स्पेशल जो फंड बनता था, उसको प्रीवी पर्स कहा जाता था, जो कि 1971 में समाप्त कर दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा समाप्त किया। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो भारत में जो 12 सदस्य जो राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, उनको कौन मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उनको मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। जो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? तो ऑप्शन 1 राज्य को, या ऑप्शन 2 केंद्र को, या ऑप्शन सी ए या बी दोनों को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? अब राज्य सूची वो होती है जिसको कहा जाता है स्टेट लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट क्या होती है? तो ये आपको जो शेड्यूल्स होती हैं, जो शेड्यूल्स हैं भारतीय संविधान की, जिनको अनुसूचियां कहा जाता है, तो उसकी 7th शेड्यूल में ये आती है कि कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और ऐसा कौन कौन से काम होंगे जिसको दोनों मिलकर बनाएंगे, जिसके लिए नियम बनाएंगे। तो वैसे ही तो उस जिसमें दोनों को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर योजना जिसके लिए बनाएंगी, उसको समवर्ती सूची कहा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले जो एजुकेशन आता था, शिक्षा जो आती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती थी। अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो अब ये जो चेंज किया गया था 42वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके थ्रू किया था, और ये हुआ था 1976 में। और इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान इसको कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित राज्यों में से कहां विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद क्या होती है? अब देखिए, किसी भी स्टेट में अगर बात करें, किसी भी स्टेट में 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे लोकसभा राज्यसभा बांटी जाती है, और लोकसभा राज्यसभा का राष्ट्रपति बांटे जाते हैं, प्रेसिडेंट बांटे जाते हैं 3 प्रकार में। तो उसी प्रकार से राज्य में, स्टेट में भी सिमिलरली एक विधानसभा होती है, विधानसभा। दूसरी जो होती है वो होती है विधान परिषद। लेकिन ये विधान परिषद जो है ये स्थायी रहती है, और ये कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल बाद रिपीट किए जाते हैं, बदले जाते हैं, उसी प्रकार से विधान परिषद का भी सेम होता है। लेकिन विधानसभा भंग हो जाती है। विधानसभा भंग होने का मतलब, जैसे ही किसी की सरकार गिर गई, वैसे ही विधानसभा भंग हुई, फिर दोबारा से चुनाव होंगे, दोबारा से विधानसभा में जाएंगे, विधायक बनेंगे। विधायक, इनको भी विधायक कहा जाता है, विधान परिषद में जो बैठता है उनको विधायक कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट होता है किसी स्टेट का, वो होता है राज्यपाल, जिसको गवर्नर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कहां पे विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अक्सर ये बड़े राज्यों में दिखाई देती है, तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। बात करें जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो जनहित याचिका जो होती है उसका स्टार्ट कहां पे हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ, या ऑस्ट्रेलिया में हुआ, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, या इंडिया में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसे घोषित करता है? कि एक स्वैच्छिक संघ के रूप में, एक परिसंघ के रूप में, एक राज्यों का एक समूह के रूप में, या एक संघ के रूप में? तो ये तो आप जानते हैं कि भारत एक राज्यों का एक समूह है, इसके रूप में
भारत राज्यों का एक समूह है, इसे संघ भी कहा जाता है, जिसे यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल फर्स्ट में इसका मेंशन किया गया है। और इसके साथ साथ इसको जो शेड्यूल है, शेड्यूल जो है, शेड्यूल फर्स्ट में भी इसका मेंशन किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, सबका एक यूनियन बना हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें अगर, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? माना अगर क्या हो जाए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर चल रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, लेकिन उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ विवाद अगर यहाँ पे हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद को आखिरकार कौन निपटाएगा? उसको निपटाने का जो काम करती है जुडिशरी करती है। जुडिशरी में सबसे जो चीफ पे होता है, सीनियर होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके विवाद का निपटारा किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य रहेगा। तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। बात करें आर्थिक निगम, इकोनॉमिकल ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एक बुक लिखी थी इन्होंने, इकोनॉमिक ड्रेन का जो सिद्धांत था, तो वो किसने प्रतिपादित किया? तो एम.के. गांधी। आप जानते इकोनॉमिस्ट कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? जो लोकपाल बिल पहला आया था, कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1968 में। एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये नहीं है। हिंद स्वराज, ये पहली जो किताब थी, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी 1909 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो बजट होता है, जो सामान्य बजट आ जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य, अच्छा बजट के बारे में अगर बात की जाए तो बजट लोकसभा में आता है, सबसे पहले पास करना होता है, 14 दिन के अंतर्गत पास करना होता है, मनी बिल्स को कहा जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, या उपयुक्त सभी। तो जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है, प्रबंधन, जितना भी सारा मैनेजमेंट करना है, जो पूरे साल भर का जो बजट होगा कि कैसे इकोनॉमिक खर्चा कहाँ पे होगा, कितना बजट कहाँ मिलेगा, कितना खर्चा हम किस चीज पे करेंगे, तो उसका लेखा जोखा जो ब्यौरा तैयार करता है वो बजट के अंतर्गत होता है। तो प्रबंधन के साधन के रूप में भी काम करता है। आर्थिक विश्लेषण हेतु इकोनॉमिकल जो सर्वे होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसको सुविधा मिल जाती है कि अगर किसी स्टेट में किसी कंट्री का अगर आर्थिक विश्लेषण करना तो बजट से हो जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? तो संसद की जो सरकार है वो किस सिद्धांत, किस थ्योरी पर काम करती है? पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। दूसरा है अंकुश तथा संतुलन। तीसरा विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, या न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकता एकदम से। दूसरा शक्तियों का भी सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है, इस पर काम नहीं करता संसदीय सरकार। अंकुश, किसी पर अंकुश लगाना, संतुलन बनाए रखना, इस पर भी काम नहीं करता। तो ये काम करता है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो जो असेंबली में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, तो शून्यकाल जिसको कहा जाता है, कब स्टार्ट होता है? तो बैठक के पहले घंटे में होता है, या बैठक के अंतिम 1 घंटे में, या दोपहर 12 बजे, या किसी भी समय? तो दोपहर 12 बजे सही आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो जो पहला भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र से है। फर्स्ट पार्ट जो है संघ और राज्य क्षेत्र से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र जो है स्टेट्स। दूसरा जो है नागरिकता से रिलेटेड, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, जिसका आर्टिकल मेंशन किया गया 5 से 11 आर्टिकल में, 5 से लेकर 11 आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया। भाग 3 रिलेटेड है मौलिक, फंडामेंटल राइट्स से, और भाग 4 है नीति निदेशक तत्वों से, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और 5वां जो पार्ट है ये राष्ट्रपति, और जिसमें सारी चीजें पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री, सारी चीजें 5वें भाग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल के क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 94। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है 2.39 स्क्वायर माइनस 1.61 स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अगर ए इक्वल टू हम 2.39 लें, बी इक्वल टू 1.61 लें, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा एल्जेब्रिक फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन, क्योंकि ए माइनस बी पहले से नीचे है तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट हो जाएगा, अब बचेगा ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू हमको पता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, सो पुट द वैल्यू हियर, देन यू हैव 2.39, तब आपके पास 2.39 प्लस 1.61 होगा। तो यहाँ से होगा 9 और 1 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, यहाँ से लगी 1 1 और 1 2 और 2 4, 4.00। तो
4 इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 0.75 रेशियो एक्स सब रेशियो 5:8, तो इसमें क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना, एक्स को इसको रेशियो का मतलब आप जानते हैं कि रेशियो मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में डालना है, भिन्न के रूप में लिखना है, और इस वाले को भी भिन्न के रूप में लिखना है, और इसका मतलब इक्वल होता है बीच वाले का। तो हम सीधे देखेंगे 0.75 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/8। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया, तो x के जो वैल्यू निकलेगा तो x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, कैंची गुणा हो जाता है, वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x यहाँ गुणा करेगा, 5 यहाँ गुणा करेगा, 8 इधर गुणा करेगा, तो सीधे हो जाएगा 8 इंटू 0.75 अपॉन 5। अब मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 8 5 जा 44, 8 से 56 और 4 60, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे 6 को 5 से, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो 1.20 इसका सही आंसर है, 1.20, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात करें, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे माना कि शिक्षक की आयु x है, तो शिक्षक की आयु x हो जाएगी, तो 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है, इसका मतलब 22 इंटू 21 अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 42 का 2 हाथ से लगी 4, 21 42 43 44 45 46, तो ये आ जाएगा 46। तो टोटल एज जो आ रही है 22 विद्यार्थियों का जोड़ के जो आ रहा है वो 462 आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, टीचर की, माना टीचर की आयु x है, तो टीचर की आयु जब इसमें ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि टीचर की आयु ऐड करने पर तो टोटल कितने हो गए, मनुष्य कितने हो गए, 22 + 1 इक्वल टू, सॉरी 23 हो गए। और जब औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती, पहले औसत आयु 21 वर्ष थी, अब एक वृद्धि हो जाएगी तो +1 हो जाएगा, यानी 22। अब टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 22 इंटू 23, तो इसी के बराबर हम लिख देंगे 22 इंटू 23। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 462 प्लस एक्स इक्वल टू 23 दूनी 46 का 6 हाथ से लगी 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 506, तो x इक्वल टू, अब ये इस साइड वाला अगर इस साइड जाएगा, इक्वल साइड जाएगा, तो आप जानते हैं कि 506 साइन चेंज हो जाता है, -462 आ जाएगा। माइनस करेंगे जब इसको, तो इसकी कुछ कुल 6 में 2 गया 4, 9, यहाँ पे 10 में 6 गया 4, 44 ईयर यहाँ पे इसका टीचर की एज आ जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 44 वर्ष। बात करें नेक्स्ट, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि यदि सरों की संख्या दे रखी है, पैरों की संख्या दे रखी है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इससे, पैरों की संख्या जो होती है तो सीधे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या है 140, 140 है, तो 140 में 2 का डिवाइड कर लो, 2 से भाग कर लो, तो ये आ जाएगा 70, 70 आ गया। अब जो जो सबसे पहले पैरों की संख्या है उसमें 2 से भाग करके जो वैल्यू आएगी उसमें से सिरों की संख्या माइनस कर देंगे, तो 70 - 48 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10 में से 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, 22। अब जो 22 आया है माइनस करके उसको फिर 48 में से माइनस कर दीजिए, तो 48 - 22 करेंगे जब, तो ये आ जाएगा आपका 26। तो सीधे सीधे पता लग जाएगा कि ये जो 22 आया है ये 22 आए हैं गायों की संख्या, तो ये गायों की संख्या है, लेकिन आपको पूछा कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल मिला के 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 26, सही आंसर हो जाएगा 26। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है, यदि ए, क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि ए का 20%, यदि ए का 20%, सीधे सीधे आप देखिए कि ए का 20% कह रहा है, तो ए का मीन्स मल्टीप्लाई 20%, परसेंट का मतलब होता है 20/100, ये बी है, तो 20 बन जाए 20, 20 बन जाए 100, ये बन गया a/5 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू आ गई अपन, अभी कह रहा है तो 20 का b%, तो 20 का 20, तो 20 का b% मतलब a/5, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/100। अब आप देख सकते हैं 5 को 20, अब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगा a इंटू 4/100, किसी के अपॉन में 100 होता है मतलब वो परसेंटेज में चेंज हो सकता है, तो इसे कहेंगे हम a का 4%, तो सही आंसर जो होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए का 4% इसका सही आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, ये आप कॉपी कर लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है, महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में उसने 18 अंडे बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। अगर 20 अंडे माना, इसको हम समझेंगे ऐसे कि माना वो 20 अंडे 100 रुपए में खरीदता है, और
100 रुपए के उसके 18 अंडे बिक जाते तो 2 अंडे और एक्स्ट्रा, यानी उसको लाभ होगा, 2 अंडे और बेचेगा। तो अगर वो 20 रुपए में 100 अंडे खरीदता है, अगर मानो 20 रुपए में 100 अंडे खरीदता है, तो उसका एक अंडे कितने का पड़ा, तो उसे एक अंडा पड़ा 100/20, यानी 5 रुपए का उसे एक अंडा पड़ रहा है। लेकिन जब वो बेच रहा है तो बेच रहा है कितना, 100 अंडे बेच रहा है 18 रुपए के, तो एक अंडा कितने का पड़ेगा, 100/18 का। तो 20 अंडे कितने के पड़ेंगे, 100/18 × 20, और ये हो जाएगा 2000/18। ये हो जाएगा प्राइस रुपीज, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, जिसको विक्रय मूल्य कहेंगे, विक्रय मूल्य जितने में बेचा। और खरीदा उसने कितना है, 100 रुपीज में, 100 रुपीज में खरीदा माना। अब अगर आपको लाभ निकालना है, यानी प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस जिसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2000/18, इसको आप 1000/9 भी लिख सकते हैं, माइनस 100 कर देंगे अपॉन 1 × 9 तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 1000 - 900/9, और ये हो जाएगा 100/9। इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9%, ये हो जाएगा 11 होल 1/9%, 11 सही 1/9%। तो लाभ हुआ 11 सही 1/9% का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अगर बात क्वेश्चन नंबर 101 की करें, तो निम्नलिखित चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। ऐसी कंडीशन कभी भी आपको आती है, आपको काउंट करना है कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4, इस बाहर वाले में कितना है, 4 है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है, सिंपल आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वर्ग ऐसा दिया गया है, अगर इसमें 4 पार्ट हैं, तो आपको कुछ नहीं काउंट करना है, 1 2, इसके जो कॉलम है, इसके जो रोज आ रही है 2 आ रही है, कॉलम भी 2 आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसके टोटल वर्ग जितने बनेंगे इसमें 1² + 2² बनता है, तो ये बनता है 1 + 2 × 4 4, टोटल 5 वर्ग बनता है। अब यहाँ आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर वाले जो बाहर की बाउंड्री वाला जो वर्ग है, बाहर वाला जो वर्ग है, इसमें भी एक बड़ा पार्ट, दूसरा बड़ा पार्ट, तीसरा बड़ा पार्ट, चौथा बड़ा पार्ट, तो इसमें बाहर वाले पे भी 5 होंगे, अंदर वाले पे भी देखेंगे आप, तो एक बड़ा पार्ट, दूसरा बड़ा पार्ट, तीसरा बड़ा पार्ट, चौथा, तो 5 इसके हो गए, प्लस ये जो अंदर वाले इसमें 1 2 3 4, तो 5 इसके हो गए, तो टोटल मिला के 5 15 इसका टोटल का सही आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है ऐसे करने की, जिसके लिए आप अदर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स मैं इस्तेमाल करूंगा, वहाँ पे मैं रीजनिंग मैथ्स पढ़ाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो आप लगातार इस चैनल को बनेंगे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सुबह को अंधेरा यदि प्रकाश को सुबह कहता है, प्रकाश को सुबह, ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपल देखना है कि क्या पूछा गया, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये सीधे कहा कि तो हम सामान्यतः हम कब सोते हैं, तो हम कब सोते हैं, रात को सोते हैं, और रात को क्या कहा गया, धूप कहा गया, तो धूप इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और 3 पत्नियां हैं, उनकी पत्नियां हैं। परिवार की प्रत्येक बेटे की 3 बेटी और 1 बेटी है। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हैं पुरुष कितने हैं, तो एक आदमी के 4 बेटे हो गए, तो 1 + 4 बेटे हो गए, चारों के 3 बच्चे हैं, तो 4 × 3 = 12 हो गया, टोटल ऐड करेंगे तो ये जाएगा 12 × 4 = 16 × 17, तो आंसर डी इसका सही आंसर है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए इसमें जितने सारे शॉर्ट ट्रिक्स हम यहाँ करेंगे ना, तो उसके अलग से वीडियोस बनेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सिखाई जाएंगी मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। बात करें के एन और एक्स का भाई है, जो के है ये एन और एक्स का भाई है, इनके बीच में रिलेशन है, ये ब्रदर, ये भाई है, के जो है ये एन और एक्स का भाई है। अब बात कर रहे हैं कि वाई एन की माता है, तो जो वाई है वो एन की माता है, मदर। अब ये कह रहा है जेड के का पिता है, जेड जो है ये के का फादर है, जेड, तो ये दोनों ये हो गया हस्बैंड वाइफ, ये वाइफ हो गई। ओके, यानी अब जेड और वाई के बच्चे हैं के एन और एक्स, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना। तो के जेड का पुत्र है, ये ठीक है, ये करेक्ट है, के जेड का पुत्र है। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, सही है। एन सदैव एक्स का भाई है, चलिए देखते हैं। जेड एक्स का पिता है, जेड भी एक्स का पिता है, क्योंकि जेड के 3 बच्चे हैं, तो जेड एक्स का पिता, तो ये भी सही है, तो यानी ऑप्शन ये वाला है जो कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, एन सदैव एक्स का भाई है, ऐसा जरूरी नहीं है जो एन है सदैव एक्स का भाई हो, ये इसकी बहन भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, तो ये भी है, तो ये सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, 30 लड़कियों की पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। शिवानी 30 लड़कियों की पंक्ति में है, तो 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। अब आपको कुछ नहीं आना है, आपको सीधे यहाँ पे आना है कि उसका स्थान बाएं से 8वां है, टोटल 30 है, बाएं से 8वें पे होगी, तो इस साइड से अगर चलेंगे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ से अगर 8वें नंबर पे होगी, तो 8वें नंबर पे आ गई। अब खिसकने के बाद जब ये 6 स्थान खिसकी तब पहुंची 8वें नंबर पे, तो 6 स्थान खिसकने के बाद हो गई 8 + 6, यानी कौन से नंबर पे थी वो पहले, 14 नंबर पे। ये कह रही है उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान के 4 और दाहिनी थे, यानी इस ओर था, तो 4 ओर था, तो 14 + 4 = 18। अब ये इसके स्थान है, अब ये कह रहा है कि राइट से जो
उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा, तो ये 18 प्लेस है उर्वशी का, 14 प्लेस था शिवानी का, तो राइट से उर्वशी के कौन सा प्लेस, तो यहाँ टोटल 30 है, 30 माइनस आप 18 करोगे तो आपको 12 मिलेगा, लेकिन अगर आप काउंट करते हैं राइट से काउंट करते हैं तो +1 करना पड़ता है इसमें, तो 12 एंड +1 13, तो 13 प्लेस होगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 13 प्लेस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें लुप्त चित्र में बताना है कि आपको अगला कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें सिंपल बात है कि जो एच है, एच कौन सा प्लेस पे है, आप देख सकते हैं एच जो यहाँ पे कौन सा प्लेस, कौन सा नंबर पे आता है एच, आप काउंट कर सकते हैं, तो एच आता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं आप ए बी सी डी को नंबर वाइज लिख सकते हैं, जैसे ए 1 पे, बी 2 पे, ऐसे क्वेश्चन आप एक या दो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात करें इसका, तो बात करते हैं ए एच जो आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच जो आता है वो आता है 8 पर, एच आता है 8 पे, तो ये इस वाले की बात करेंगे पहले फिगर 8 वाले पे, ए बी सी डी ई एफ, एफ आता है 6 पे और सी आता है 3 पे, तो अगला जो यहाँ पे जो आ रहा है एल, वो आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 पे आ रहा है। वैसे ही जो पी आता है वो 16 पे आता है, तो अगला जो होगा वो 20 पे आता है, तो 20 पे काउंट करेंगे, तो 20 पे क्या आता है, सीधी बात यहाँ से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, 20 पे आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी यहाँ टी आ रहा है और अदर में टी नहीं, यानी आंसर सही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, रमन ने 12,000 रुपए प्रति वर्ष 10.5% की ब्याज से साधारण ब्याज पर उधार लिए, साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो सिंपल आप समझ सकते हैं इसको कि ये कैसे हुआ होगा। तो देखिए दो लोग हैं, एक रमन है और दूसरा जो है वो है राहुल, ये ब्याज पे लेते हैं, तो ये लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे और ये लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज पे तो आप इसके लिए साधारण ब्याज जब कैलकुलेट करोगे रमन के लिए, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो इससे हो जाएगा 12,000, ये फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 12,000 गुणा 10.5 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 21/2 इंटू 3/100, तो ये यहाँ से हो जाएगा 1 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 120 का अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 61, 21 गुणा 3, तो 21 यहाँ होता है 63 गुणा 60 से, तो हो जाएगा 0 का 0, 63 छके 6 3 18 का 8 हासिल लगी, 1 6 6 36 और 1 3780 रुपये हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से जो हो रहा है वो रहा है 3180 रुपये। अब बात करेंगे अगर राहुल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट जो होती है, होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम मतलब एन लिखेंगे आप, तो अमाउंट अगर निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो होती है 12,000 रुपये, कलर चेंज करके करते हैं, तो 12,000 मल्टीप्लाई ब्लैक्स, ठीक है, 12,000 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में करेंगे 1 प्लस रेट दे रखा है वो 10% का, 10% का रेट दे रखा है तो 10 अपॉन 100 और टाइम दे रखा है 3 साल का, तो ये हो जाएगा 12,000 गुणा 10 और 11 11 110/10 हो जाएगा, तो ये सीधे हो जाएगा 1 0 से 1 0 ऐसे कट जाएगी, 10 और 11 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, सीधे आप इससे कट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 मल्टीप्लाई जब आप इसका करेंगे तो 11 करेंगे 121 गुणा 1331, 12 गुणा 1331, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 कम 12 का 2 हासिल लगी, 1 12 36 और 1 37 का 7 हासिल लगी, 3 12 36 और 3 39 का 9 हासिल लगी, 3 12 कम 12 3 15, 15,972, ये टोटल अमाउंट आई है, और टोटल अमाउंट में से अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो इसमें से माइनस करेंगे 12,000 रुपये, माइनस करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3,972 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, और इसको देने पड़ रहे हैं 3,780, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसमें से माइनस कर देंगे 3,780, तो ये बचेगा 2, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 8 8 में 7 गया 192 रुपये, तो 192 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ राहुल को एक्स्ट्रा देना पड़ा 192 रुपये, तो ये इसका सही आंसर है, राहुल ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुकी है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है, 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी, देखो अगर आप इसको XYZ से करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखना है कि कौन सा इसमें रेशियो निकला कि मध्यमान 27 दिन का आ जाए, तो ये आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन इसका है, तो 42 एंड 12 को अगर ऐड करेंगे आप 42 और 12 को ऐड करेंगे, 42 और अगर 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54 मध्यमान यानी 2, औसत जो इनका निकला है वो 27 आ रहा है,
तो एक तरफ से तो प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं 18 साल बाद, तो 42 प्लस 18, ये पिता की उम्र हो जाएगी 42 पर 18 साल बाद हो जाएगी 60 साल, और 12 वर्ष का अभी इसका बेटा है, तो 18 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 30 साल। तो दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, दुगना हो जाएगा। तो ये नहीं, ये फुलफिल कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, B2E D5H F12K H279। तो आप इसमें देखते हैं बी के बाद 2 डी हो रहा है, डी के बाद 2 एफ हो रहा है, एफ के बाद 2 एच हो रहा है, एच के बाद 2 क्या होगा, ABCDEFGHIJ। तो इसका आंसर जो होगा वो जे आएगा यहाँ पर। इसका आंसर जो होगा वो जे वाला होगा। तो जे वाले 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, और यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है। तो 2 आने का मतलब 2 के बाद क्या होगा, 2 टू जा 4 प्लस 1 यानी 5, 5 दूनी 10 प्लस 2 12, 5 तियां 15 प्लस 3 15 3 18, सॉरी 5 दूनी 5 सॉरी 12 दूनी 24। जो दूसरा नंबर आ रहा है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो अगला हो रहा है 12 दूनी 24 प्लस 3 27, वैसे हो जाएगा 27 दूनी 54 प्लस 4, 54 4 58। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे 58 है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भुवन की ओर इशारा किया मधु ने। मधु कोई गर्ल है, उसने इशारा किया, मधु ने इशारा किया भुवन की ओर कि वह मेरे पिता का, ये भुवन है, मधु यहाँ से इशारा कर रही है। तो मधु के फादर हो गए सपोज एफ, मधु के फादर के इकलौता बेटा, मधु के फादर का इकलौता बेटा जो मधु के फादर का होगा सन, इकलौते बेटे का बेटा है, सन है। तो ये है बी, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो भुवन की माँ, तो जो भुवन की मदर है वो इसकी वाइफ हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। यानी भुवन की माँ का मधु से क्या संबंध है, तो ये भाभी का संबंध हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ट्रायंगल आपको देख रहे हैं। आप सबसे पहले ऐसे कंडीशन में आने पर आपको लॉजिक यहाँ पे देखना है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तो सबसे पहले लॉजिक का ट्राई करते हैं। आप काफी लोग ऐसे ट्राई करेंगे कि 8 से 48 का आधा 12, 6 से 24 का आधा 12, लेकिन यहाँ से ये चीजें जो बन नहीं पा रही। तो सिंपल जो इसमें लॉजिक लगा है, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया वो एलसीएम का इस्तेमाल किया गया। 6 8 और 12 का जो एलसीएम होता है 24 होता है, 4 6 और 3 का जो एलसीएम होता है 12 होता है, 5 7 और 2 का एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा कौन सी वैल्यू है जो 2 की टेबल में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, 7 में भी आती है और 5 में भी आती है, लेकिन सबसे पहले आया। तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 2, क्योंकि सारे प्राइम नंबर है, तो ये आखिरी सॉल्यूशन होगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 70 आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्या है सारी, 70 इसका आंसर आ जाएगा। बात करें रिक्त स्थान भरें। अब आपको रिक्त स्थान फिल करना है, 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है, 30 के बीच में लॉजिक देखना है क्या हो रहा है। तो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर से 2 गुणा हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर अगला क्या होगा, 2 गुणा हो जाएगा। 30 60 से 60 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए बी से दुगना अच्छा कर्मकार है। देखिए काम करते हैं अगर, तो ए बी से बेहतर है। सपोज ए बी से बेहतर काम करता है, दोनों साथ में अगर काम करेंगे, अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो 18 दिन में काम पूरा कर देंगे। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखिए जब 2 लोग काम करते हैं तो ज्यादा दिन में काम करेंगे, 18 दिन में काम करेंगे। अब ए जो अकेला काम करेगा वो कितने दिन में काम करेगा, तो इसे समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला सिंपल समझना है कि वर्क इक्वल टू कार्य बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। दक्षता कितनी है, कितनी दक्षता कर सकता है। तो इसकी आप देख सकते हैं ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो है 2:1। तो आप देख सकते हैं 2:1। अगर हम एक्स माने तो क्या हो जाएगा, इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 + 1 = 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 3 = 54 डेज, 54 दिन। अब 54 जो यहाँ पे आ रहा है, इसमें अगर आप 2 से भाग कर दें, 2 को डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 27। तो 27 दिन इसका सही आंसर। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप सीधे देख सकते हैं कि इनका रेशियो जो 18 दिन में आ रहा है। अगर ये अगर अकेला आदमी काम करता तो 54 दिन हो सकता था, 18 36 दिन हो सकता था। लेकिन ऐसा कौन सा है कि 18 का आधा करें तो 9 हो जाएगा, और 9 इसके साथ ऐड करेंगे तभी भी इसका 27 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे 400 मिनट की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। अब सीधे आप आइडिया लगाइए कि आंसर किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या निकल जाएगी, इसकी निकल जाएगी 400/4 किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड करेंगे 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो रेशियो आपको देगा 7:8। जो दोनों का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 7:8। तो ये बराबर हो जाएगा, माना पहली ट्रेन की स्पीड x है और दूसरे की है 100 दिख रही है। तो आप इस साइड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं। नहीं अगर ऐसा सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो ये हो जाएगा x = 100 मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 × 7/8।
तो ये अगर डिवाइड करते हैं तो 8 × 8 12.5 आ जाएगा, 12.5। तो 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 87.5 आएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 87.5 किलोमीटर पर आवर। अगला, अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले साइड में क्या कर लें, डायरेक्शन का बना दें ऐसी कि ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है, इधर साइड ईस्ट होता है दाहिनी तरफ, और इधर साइड वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। अब क्या कह रहा है कि अपने घर की अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद महसूस, तो सबसे पहले पूर्व दिशा में जाएगा। पूर्व दिशा किधर होती है, पूर्व दिशा इस ओर है, तो इधर ये 6 किलोमीटर। उसने गलत दिशा में, फिर वह वापस घूमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। अभी क्या करता है, वापस घूमता है, वापस कोई घूमता है तो अब उल्टा घूमेगा, तो यानी पश्चिम दिशा में 12, अब 6 किलोमीटर यहाँ से चलाता है, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, यहाँ से घूम के वापस पहुंचा तो 12 किलोमीटर, यानी इधर ही क्या डिस्प्लेसमेंट कितना इसका इधर हो जाएगा, इधर ही कवर कितना करेगा डिस्प्लेस, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलेगा वापस चलेगा इधर 6 किलोमीटर, यहाँ होगा 6 किलोमीटर और इधर आ जाएंगे, 6 किलोमीटर इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा, ये हो गया 6 किलोमीटर इधर आ गया मेन पॉइंट से। अब ये कह रहा है कि फिर दाईं ओर घूमकर, अब जब इधर की साइड इसका सर होगा तो दाईं ओर ऊपर की ओर होगा और बाईं ओर नीचे की ओर होगा। आप उसके एस्पेक्ट में देखिए वहां पर कि वहां पे वो कैसे वहां पे खड़ा है, तो दाईं तरफ अगर ही जाएगा, फिर दाईं ओर घूमकर 8 किलोमीटर दूरी तय की। अब इसने इसके बाद क्या करता है, ये ऊपर की ओर जाता है 8 किलोमीटर। उसके घर से कार्यालय, तो ये इसका घर हो गया होम, ये इसका होम हो गया, और ये इसका वर्क प्लेस हो गया। अब आपको क्या बताना है कि उसके घर से सीधी दूरी, कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको कुल डिस्प्लेसमेंट दिखाना है कि आखिर में कहाँ पे है। तो कुल डिस्प्लेसमेंट यानी आपको क्या निकालना है, तो ये एक ट्राइंगल यहाँ पे बन चुका है, ट्राइंगल अगर देखा तो ये बेस बन गया, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया, और ये बन गया हाइपोटेनियस, कर्ण इसको कहते हैं। तो इस तो आप सिंबल जाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये x का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 6 6 36, कुल मिला के 100 हो गया। तो x इक्वल टू √100 आ जाएगा। √100 का वैल्यू +-10 आता है, +-10 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस में नहीं हो सकता, तो प्लस में इसका वैल्यू ले लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 10 किलोमीटर सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को 1.25 पे भी डाल सकते हैं, स्पीड में चल सकता है, जैसा आप उचित लगे। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या 7 और 3 10, आप लॉजिक देख सकते हैं इससे डायरेक्ट, यहाँ पे 7 और 3 10, यहाँ पे हो रहा है 7 + 3 -1 = 9। अगला हो रहा है 5 + 2 -1 = 6। अगला फिर इसी की लॉजिक में होगा 6 + 1 -1 = 6। तो 6 इसका सही आंसर है। बात करें, पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त वितरित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली, बच्चों की संख्या का 1/8 भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती। कुल पुस्तिकाओं की संख्या वितरित कीजिए। इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं। तो लॉन्ग में अगर आपने एक्स वैल्यू ले लिया, ठीक है, एक्स का 1/8 करेंगे, फिर आधा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब इसी हिसाब से करें अगर, तो माना टोटल पुस्तिकाओं की संख्या एक्स थी, तो इसका 1/8 बच्चों को मिला, और फिर इसका 1/2 किया, इस पूरे का 1/2 कर दिया, और जितना बचा वो 16 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x ऐसे हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी x/16 = 16। तो x इक्वल टू हो जाएगा, क्वेश्चन काफी नीचे है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x की 16, मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 16 16 कितना होता है 256 × 2, और इसमें एक और भी मल्टीप्लाई कि आधा किया था, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 16 × 2 × 16, तो टोटल मिला के 512 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 16 यहाँ पे है, 16 का आधा किया है तो उसको दुगना कर दीजिए, दुगना करेंगे तो 32 आ जाएगा, प्रत्येक को 16 मिल रही है तो 16 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके 512 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 512 हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रेक थ्रू को ये लिखा है, तो आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पे बी कौन से प्लेस पे है, पहले नंबर पे है बी और आर पहले दूसरे नंबर पे, इनको कौन से नंबर पे लिखा, 1 2 3 4 5, आर बी कर दिया है, पहले को आगे पीछे कर दिया है, तो इसका जो सही आंसर है, सॉल्व करके, शायद वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। इसका बी आंसर है। आप देख सकते हैं किसको कैसे प्लेस पे ले गया। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमता है, तो तदुपरांत 315 डिग्री वामावर्ती घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो कोई आदमी इस साइड है, अभी क्या करता है, पश्चिम की ओर उसका मुंह है, वेस्ट की ओर मुंह है, अभी घूमेगा तो 40 डिग्री 45 डिग्री ऐसा एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। अब ये 180 डिग्री तो इस डायरेक्शन में घूमेगा, 180 डिग्री तो मुंह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि फिर 315 डिग्री वामावर्ती घूमता है, इधर से फिर
बाई साइड, इस साइड घूमता है, वापस इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो मूव करके जब आएगा तो एकदम स्ट्रेट किया आ जाएगा नीचे की ओर, तो ये साउथ में आ जाएगा, तो सही आंसर है दक्षिण में। ऐसे पूरा घूमता है यहाँ तक। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 से करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना है? आप देखिए 60 टोटल लीटर है, 2:1 में है, तो 60 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 रेशियो निकालेंगे, तो 20 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40/20 के अनुपात में टोटल मिलाकर 60 हो रहा है, तो इस अनुपात में है। अब इस अनुपात को आपको क्या करना है, 1/2 करना है, तो ये तो चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी तो 40 रहेगा, आपको करना है 20 को 80, तो 20 में कितना ऐड करेंगे जो 80 हो जाए, 60 ऐड करेंगे, 60 इसका सही आंसर है, तभी 80 होगा, तभी ये रेशियो 1/2 आ जाएगा। बात करें यदि एक संख्या का 1/4 का 1/3, कोई संख्या x है, इसका 1/4 1/4 का 1/3 1/3, 1/3 जो है वो 15 है, 15 है, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, x इक्वल टू 15 × 12 हो जाएगा, और 15 की 180 होता है। अब इस जो 180 है इसका 3/10 3/10 क्या होगा, तो 10 से 10 कैंसिल, 18 3 54, 54 इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बात करें घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया गया, घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा, तो 5:10 पे आप जानते हैं कि 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको टोटल बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है 5:10 में। तो आप सीधे कर सकते हैं 5 प्लस फ्रैक्शन में डालेंगे 10/60, तो ये 10 से 10 कैंसिल, 6×5 = 30 31/6 डिग्री, तो टोटल एंगल बनना है 31/6 डिग्री। अब इतने 1 डिग्री इस एंगल को बनाने में क्या लगता है 30, इतना टाइम हो रहा है, टोटल मिला के इतना टाइम हो रहा है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×6 6 × 30 31 × 155 डिग्री, आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन सही। बात करें नेक्स्ट, एक व्यक्ति सड़क की 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत करते हैं कोई सड़क, तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को पूरा करेंगे। तो आपको इसमें सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करना है। सिंपल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, दक्षता के अनुसार सिंपल फार्मूला होता है, और ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन 1 इक्वल टू कितना है, 39 व्यक्ति हैं, मैन 2 कितने हैं, दूसरे में ये हैं 30 व्यक्ति, डेज कितने हो रहे हैं, पहले 12 दिन में हो रहे हैं, फिर डेज 2 आपको निकालने हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कि आर में टाइम कितना हो रहा है, पहले में तो पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब बाद में कितना लग रहा है, 6 आर का लग रहा है, 6 घंटे यहाँ पे लग रहा है, 6 घंटे यहाँ पे हो रहा है, 6 आर। तो अब इन दोनों का रेशियो इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 39 × 12 × 5 इक्वल टू 30 × x मान लो इंटू 6, x की वैल्यू निकालने के लिए 30 × 6 इस पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 × 12 × 5 अपॉन 30 × 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 × 30 13 × 39 और यहाँ बचा 10, तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 6 दूनी 12, आंसर आया 13, तो 13 दिन में ये काम पूरा करेंगे 30 लोग। अगला क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर संख्या से अंतर 36 है, तो माना पहले वो संख्या थी 10x - y, अब अंकों को बदलेंगे तो 10y का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो हो रहा है 10y - x इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा 10x - x प्लस थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, ये हो जाएगा ब्रैकेट को ओपन करेंगे जब, तो हो जाएगा 10x - y माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों अंकों का ऐसा होगा प्लस आएगा, तो 10x + y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 36, तो 10 में से एक x जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 36, कॉमन आ रहा है 9, तो जाएगा x - y इक्वल टू 9 × 4, 9 से 9 कैंसिल, आपके पास बचेगा x - y इक्वल टू 4। अब इसमें खास बात क्या है कि कह रहा है दोनों संख्या का अंतर क्या, तो दोनों संख्या का अंतर 4 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये थे इसके मैथ्स ओरिजिन के क्वेश्चन। बात करें अब आखिरी के कुछ 25 क्वेश्चन की, तो इसका डायरेक्ट है 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा किससे संबंधित है, तो ये संबंध थे कुमाऊं रेजिमेंट से। कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1813 में, गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1887 में, गोरखा रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो थी 1815 में, ये संगोली की संधि के बाद ही हुई थी, और डोगरा रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी ये भी 1877 में हुई थी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन शैलचित्रों की लाखों गुफा कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा के दल बैंड पर। कतीरों की राजभाषा थी, दरबारी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, ये कुटिला लिपि की इस्तेमाल करते थे। दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है,
तो ये सिलना दर्रा है, आपको काफी पता है। प्रजामंडल का स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये नहीं था। गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना था। जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना नहीं करना था। जनता को टीरी शासन से कुशासन से मुक्त करना था। प्रजामंडल की स्थापना 1939, ये भी आप याद रखेंगे। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है, तो जलकूर नदी नहीं है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थान है खतलिंग ग्लेशियर। टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदी है, जो माउंटेन होता है उसके यहाँ पर्वत पदी में यहाँ सिटी अगर बसी हो तो उसे कहा जाता है पर्वत पदी है। तो इसका सही आंसर है रुद्रपुर, क्योंकि टनकपुर भी पर्वतपदी है, टनकपुर भी पर्वतपदी है, तो सही आंसर होगा इसका रुद्रपुर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां से होती है, गुजरती लिपुलेख दर्रे से, उसका सही आंसर लिपुलेख दर्रा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है, तो अंतिम बिंदु कौन सा नहीं है, तो लक्सर अंतिम बिंदु नहीं, लक्सर के बाद और भी बिंदु यहाँ पे पड़ता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है, नंदौर आप जान सकते हैं, नंदौर जो है वो नैनीताल में है, नंदौर दून, नंदौर दून नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी जो है किसको अलग करती है, तो एमसीटी जो अलग करती है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करती है, तो इसका सही आंसर है महान हिमालय एवं लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, इसका ऐतिहासिक नाम है सौम्य काशी, सौम्य काशी इसका ऐतिहासिक नाम है, उत्तरकाशी का नाम है सौम्य काशी। एक और नाम से भी इसको कहा जाता है, बालाहाट के नाम से भी, तो शायद इसमें मैं डाउट हूँ, इसको आप डाउट में रखिए, अगर आपको सही आंसर जो लगता है आप इसमें फिल कर सकते हैं। मुझे जहां तक पता लगा मैं सौम्य काशी यहाँ का पता लगा, बालाहाट भी यहाँ का नाम है, लेकिन ऐतिहासिक नाम पूछा गया तो उसका सही आंसर क्या होगा। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ, उपनिवेश किस काल में हुआ, तो गोरखा काल में तो नहीं हुआ, ये सही आंसर नहीं है। डोगरा काल में नहीं हुआ, ब्रिटिश काल में नहीं हुआ, ये औपनिवेशिक काल में मुगल काल में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मुगलों से इनका काफी जो इतिहास है मुगलों से, वो मुगलों से काफी इतिहास मिलता है। उत्तराखंड के जितने भी राजनीतिक वंश रहे हैं, जहाँ पे डायनेस्टीज रही हैं, उनका जो इतिहास है वो काफी मुगलों से रिलेटेड है और काफी इंटरफेयर था मुगलों का इनके साथ। प्राचीन, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कुब्जाग्रम के रूप में जाना जाता है, ऋषिकेश का पुराना नाम कुब्जाग्रम था। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए और ये कत्यूरी राजवंश के राजवंश से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो छोपती में गीत गाया जाता है, झोड़ा में गीत गाया जाता है, छपेली में गीत गाया जाता है। छोलिया एक डांस है, लेकिन वहां पे गीत नहीं गाया जाता, वहां पे ताल बजाई जाती है, हाथ से ताल बजाकर डांस किया जाता है। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो द्वाराहाट की जब बात कर रहे हैं तो इसमें होगा इसका सही आंसर होगा कछेरी देवी मंदिर, ये है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है, भूमसेन देवता की, तो इसका सही आंसर है थारू जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे थारू जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, बोक्सा कहाँ पे पाई जाती है, जाड़ कहाँ पे और भोटिया कहाँ पे पाई जाती है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये अल्मोड़ा में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहते हैं, ताम्र नगरी भी कहा जाता है, तांबे की नगरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे, क्योंकि पास्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सही आंसर 2018, तो ये हो चुका है। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है, तो हाल ही में तो नहीं मिला है, करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर देहरादून था, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है, तो राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था 27 मार्च 2016 से स्टार्ट होता, अप्रैल के आसपास, अप्रैल या मई के आसपास ही चला था, तो ये इसका सही आंसर है। अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है, अनुवांशिकी जो जेनेटिक्स होता है उसमें क्या है, रंजनहीनता, आरएच फैक्टर, ग्रंथि या अतिस्राव ग्रंथि, तो सही आंसर है आरएच फैक्टर, इसका सही आंसर है, आरएच फैक्टर के बेस पे अनुवांशिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि, जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो कैंसर के इलाज के लिए कौन सी, तो इसका सही आंसर है इंटरफेरॉन कैंसर के इलाज के लिए बायोटेक्नोलॉजी वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तैयार किया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाता है, तो ये बायो का क्वेश्चन यहाँ पे है, तो वो आई एम जस्ट लिटिल वीक इन बायो, क्योंकि बायोलॉजी की और 10 तक पढ़ी है। तो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 5। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो कबूतर है या तोता है या गिद्ध है या गौरैया है। हम इंसान भी अपना ऊपर का जबड़ा नहीं हिला सकते हैं, अगर आप अभी ट्राई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर है गिद्ध। ह्यूमंस भी अपना ऊपर का जबड़ा नहीं हिला सकते, हमारा केवल नीचे का जबड़ा जो है वही हिलता है। तो ये थे, थैंक यू, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, धन्यवाद। तो बाकी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। और रीजनिंग की अगर आपको वीडियो रीजनिंग मैथ्स चाहिए तो अपना आप प्रतिक्रिया दिखाइए, तो उस हिसाब से हम रीजनिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बने रहें।